वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक का सेकंड चैप्टर हमने शुरू कर दिया है और जिसमें हमने ये भी देख लिया है कि अधिकार होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है और फंडामेंटल राइट्स जो शुरू होते हैं अनुच्छेद 12 से वो कहाँ कैसे हैं, किस तरह से हमारे संविधान में प्रदत्त हैं, किस प्रकार से उनका जो बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्शन है वो कहाँ से लिया गया है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम शुरू करेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और वो किस तरह हमें दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे बाकी अधिकारों से किस प्रकार से अलग है। आप सबको पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले होते हैं, क्यों उनको इतना महत्व दिया जाता है, क्यों क्या हम सिर्फ 6 अधिकारों के साथ जी सकते हैं? बहुत से अधिकार हमें दिए गए हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, वो बाकी कानूनी अधिकारों से किस प्रकार से भिन्न है। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान द्वारा सुनिश्चित की जाती है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए पूरे संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो ये वो चीजें हैं जो मौलिक अधिकारों को बहुत ज्यादा स्पेशल बना देती है। हमारी अधिकारों की जो गारंटी है वो खुद संविधान दे रहा है। इसमें परिवर्तन संविधान या संसद ऐसे ही नहीं कर सकती, परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मौलिक अधिकारों के अलावा जो कोई अधिकार है उनमें संसद जो है साधारण कानूनों द्वारा ही परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाए। इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व किसके पास है? न्यायपालिका के पास। और ये हमने किस में पढ़ते हैं? ये हम अनुच्छेद 13 में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको हनन को रोकने की सारी शक्ति किसको दी गई है? न्यायपालिका को दी गई है। इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका में से किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अगर वो हमारे अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध लगाते हैं तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार फिर भी निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। अब ये औचित्यपूर्ण प्रतिबंध क्या आते हैं? और जब प्रतिबंध लग ही गया तो हम ये कैसे कह दें कि वो बिल्कुल ही असीमित है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे मौलिक अधिकार बिल्कुल भी असीमित नहीं है, निरंकुश नहीं है, उन पर भी प्रतिबंध है। लेकिन सबसे पहला प्रतिबंध होता है दूसरों के अधिकारों का। जहां दूसरों के अधिकार आरंभ हो जाते हैं ना, वहां हमारे अधिकारों पर अपने आप ही कॉन्स्टेंट शुरू हो जाते हैं, वहां अपने आप ही प्रतिबंध लग जाता है। और दूसरा, कई बार राष्ट्रहित में परिस्थितियों के अनुसार कुछ ऐसे निर्णय करने होते हैं जो कि हमारे अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी सीमित करने वाले जो भी प्रतिबंध हैं उनको हम औचित्यपूर्ण प्रतिबंध कह सकते हैं। Fundamental rights are different from other rights available to us. While ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, but fundamental rights are protected and guaranteed by the Constitution of country itself. Constitution of India itself is giving all the guarantee of our fundamental rights. Then ordinary rights may be changed by legislature by ordinary process of lawmaking, but a fundamental right may only be changed by amending in the constitution itself. Without amending the constitution, no government, no legislature, no executive can change in fundamental rights. Besides this, no organ of the government can act in a manner that violates them. As we shall study below in this chapter, judiciary has the powers and responsibility to protect the fundamental rights from violations by action of the government. Executive as well as legislative actions can be declared illegal by the judiciary if these violate the fundamental rights or restrict them in any unreasonable manner. However, fundamental rights are not absolute or unlimited.
rights, government can put reasonable restrictions on the exercises of fundamental rights। यानी कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स किसी भी हालात में निरंकुश नहीं हो सकते, इन पर किसी न किसी प्रकार से जो औचित्यपूर्ण प्रतिबंध है वो लगाए जा सकते हैं। तो ये जो डेटा है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की, हमारे मौलिक अधिकारों की। देखो, आप बच्चों में कई बार ये क्यूरियोसिटी हो सकती है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके और 35 तक दिए गए हैं, जबकि हमारा जो बुक है उसके अंदर दिए गए हैं कि आर्टिकल जो 14 है वो राइट टू इक्वालिटी है। तो ये 12 से 35 का क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ इसको 12 से 35 तक देने का? जब हम पढ़ रहे हैं 14 से शुरू कर रहे हैं, तो अनुच्छेद जो 12 और 13 है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, येट उनमें राइट्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो देखते हैं कि उनमें क्या डिस्क्राइब किया गया है। अनुच्छेद 12 में ये कहा गया है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे, दिए गए हैं नहीं, दिए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के तहत अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस लिहाज से जो अनुच्छेद 31 है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिश कर दिया गया है, वो अब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसको अब एक मौलिक अधिकार के बजाय कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब शुरू करते हैं, अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 12 में दिया गया है कि इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। देखिए, कौन आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? राज्य। आपको प्रोवाइड कौन करवाएगा? राज्य। तो ये राज्य है क्या? जिसके अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय निकाय, जिनमें नगर पालिकाएं भी आती है, पंचायत भी आते हैं, जिला बोर्ड सुधार न्यास भी आते हैं, और अन्य सभी निकाय जो वैधानिक भी हो सकते हैं और गैर संवैधानिक भी हो सकते हैं, जैसे ONGC है, LIC है, वो सब भी इसमें शामिल किए जाते हैं। यानी कि ये सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो राज्य की परिभाषा में शामिल किए जाएंगे। और अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 13 के अनुसार मूल अधिकारों में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका का है। मूल अधिकारों की रक्षा करने का कार्य किसका है? न्यायपालिका का। तो 12 में ये दिया गया है कि इस राज्य क्या होता है, और अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि मूल अधिकारों की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका का है। 7 fundamental rights were provided to the citizens from Article 12 to 35 of Part 3 of Indian Constitution, but under the 44th Constitutional Amendment 1978, the right to property mentioned in Article 31 was removed from the category of fundamental rights under Article 300A, made a legal right. Okay. Now Article 12, it has been defined as the state according to which the government of India and parliament and the government and legislature of each of the state and all local bodies consisting municipalities, panchayat, district board, reform trust, etc. within the territory of India or under the control of government of India and all other bodies, i.e. statutory or non-constitutional authorities like ONGC and LIC, etc. So this definition is given in Article 12. तो बच्चे, अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि जब हमारे अधिकार जो कि समानता का अधिकार है वो 14 से शुरू हो रहा है, तो 12 और 13 में क्या है? 12 में बताया गया है कि स्टेट क्या होता है, और 13 में क्या बताया गया है? Article 13, according to this, no negative changes can be made in the fundamental rights. Under this article, it is the duty of the judiciary to protect the fundamental rights. तो ये जो सारा अधिकार है इसको प्रोटेक्शन करने का, ये सारा जुडिशरी को दे दिया गया है, न्यायपालिका को दे दिया गया है अंडर द आर्टिकल 13. सो 12 और 13 जो है वो बहुत बेसिक आर्टिकल्स हैं. इन बेसिक आर्टिकल्स पर ही हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा टिकी हुई है. ठीक है, तो 12 और 13 इसे डिफाइन करते हैं. अब हम शुरू करते हैं हमारे मुख्य आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं, जहां से दिया गया है समानता का अधिकार. ठीक है,
समानता के अधिकार को जानने से पहले आप कुछ एक हम केस स्टडीज पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में भी दी गई है, और आप समझ जाएंगे कि समानता का अधिकार हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाई राइट टू इक्वालिटी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। पहला एग्जाम्पल दिया है स्वदेश कुमार का। स्वदेश कुमार एक गांव गया, अपने गांव गया, और उस गांव में जाते टाइम शहर के अपने एक दोस्त को भी ले गया। अब गांव में वो चाय पी रहा था, चूंकि स्वदेश कुमार तो उसी गांव का था, तो चाय वाले ने उससे पूछा कि भैया ये आपके साथ कौन है, इसकी जाति क्या है, ये सब चीजें पूछी। और उसके बाद दुकान वाले ने क्या किया, क्योंकि स्वदेश कुमार का वो दोस्त दलित था, तो दुकान वाले ने क्या किया, स्वदेश कुमार को तो अच्छे से कप में चाय दी और उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दे दी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, ये जो भेदभाव किया गया, सिर्फ इस आधार पर कि भाई जाति अलग है या फिर जाति जो है वो दलित हम मानते हैं उसको, तो ये सब जो कर्म होते हैं, ये सब जो काम होते हैं, ये बिल्कुल इक्वालिटी को तहस नहस कर देते हैं, समानता की जो हमारी धारणा है उसको खराब कर देते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि संविधान खुद समानता की स्थापना करे हमारे समाज के भीतर। और बात सिर्फ जाति की नहीं होती, बात सिर्फ धर्म की नहीं होती। दूसरा एग्जाम्पल उससे आप समझ सकते हैं कि टीवी के एक चैनल समाचार पत्र पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से 4 को ये ऑर्डर दिया गया कि अब आप आगे से न्यूज रीडिंग नहीं करेंगे, समाचार नहीं पढ़ेंगे। और वो क्यों नहीं पढ़ेगी, एक तो वो सभी महिलाएं हैं, और दूसरा ये कि वो सभी 45 वर्ष की उम्र के हो चुके हैं। यानी कि महिलाएं हैं, 45 वर्ष के हो चुके हैं, तो अब आप समाचार नहीं पढ़ेंगी, बिकॉज यू आर नॉट सीमिंग अट्रैक्टिव टू ऑल द व्यूअर्स, यू आर नॉट हैविंग द ऑल द अट्रैक्शन यू हैड इन द पास्ट। जबकि उसी उम्र के पुरुषों को अभी तक ये नहीं कहा गया कि आप समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे। तो आप दोनों ही एग्जाम्पल्स को देख सकते हो। यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जो भेदभाव किया गया, वो जाति के आधार पर किया गया, और यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव किया गया, वो लिंग के आधार पर किया गया। सिर्फ औरत होने के नाते आप और सिर्फ एज होने के नाते अगर आप किसी को किसी चीज के लिए डिस्क्रिमिनेट कर देते हो, या किसी और दूसरी जाति के होने के नाते आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर देते हो, तो ये सारी सिचुएशंस को अबॉलिश करने के लिए, ऐसी सभी घृणित जो भी हमारे समाज में बातें हैं, उन सबको हटाने के लिए संविधान में ये समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब क्या कहता है समानता का अधिकार, वो देखते हैं। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 डिस्क्राइब्स द राइट टू इक्वालिटी, और उसमें भी अलग अलग तरह से दिए गए हैं। देखो बच्चों, ये जब आप पढ़ोगे तो साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करोगे। आप मान लीजिए कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये अच्छे से याद कर रहे हैं, 11th तो सिर्फ एक पड़ाव है, इसमें अगर आपने ये सब चीजें अच्छे से याद कर ली, अच्छे से समझ ली ना, तो आप कॉम्पिटिशन लेवल पर भी नहीं चूकोगे। बिल्कुल आपको ये सब चीजें बिल्कुल याद रहेगी। और ये सिर्फ कॉम्पिटिशन लेवल की बात नहीं है, डे टू डे की बात है। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। सो इफ वी नो द फंडामेंटल थिंग्स, दीज विल बी यूजफुल फॉर अस फॉर द होल ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो जैसे अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में दिया गया है समता का अधिकार। समता का अधिकार में क्या है, समता के अधिकार में है कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको ये समझना होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि आर्टिकल 14 में क्या दिया है, तो वो सिर्फ ये लिखे आएंगे कि कानून के समक्ष समानता। ये अधूरा आंसर है, ये अधूरा उत्तर है। पूरा उत्तर क्या होगा, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ये दोनों ही समता के अधिकारों में आएंगे। समझ रहे हैं आप? दोनों कैसे आएंगे, दोनों अलग अलग कैसे हैं। जब हम बात करते हैं कानून के समक्ष समानता, इसका मतलब आपने यदि कुछ गलत किया है, आप यदि कल्प्रिट हो, तो आपके साथ कानून इक्वल बिहेव करेगा, आपके साथ कानून बिल्कुल समान व्यवहार करेगा। आप चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों नहीं हो जाओ, आप चाहे कितने ही बड़े गरिमामय पद पर क्यों नहीं हो जाओ, कानून आपके साथ समान व्यवहार करेगा अगर आपने कोई गलती की है तो। दूसरे इस लाइन की दूसरे जो पक्ष है, उसका क्या अर्थ है कि यदि आप कितने ही छोटे से छोटे व्यक्ति क्यों नहीं हो, कितने ही गरीब क्यों नहीं हो, कितने ही आप पिछड़े हुए क्यों नहीं हो, कानून आपको समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो। सो यू सीइंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि इफ यू आर कल्प्रिट, इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, द लॉ विल ट्रीट यू इक्वली। ठीक है, नो मैटर हाउ बिग यू आर, नो मैटर हाउ बिग योर पर्सनालिटी इज। एंड द सेकेंड थिंग इज
the law will protect you equally no matter how small you are or no matter how tiny personality you are having. Okay, so these two are quite a different things. आपको समझना होगा कि कानून के समक्ष समानता का मतलब आप चाहे कितने ही बड़े क्यों नहीं हो जाओ, कानून आपके गलत होने पर आपके साथ समान व्यवहार करेगा, और आप चाहे कितने ही पिछड़े हुए कितने ही छोटे क्यों नहीं हो, आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो कानून आपको समान संरक्षण देगा। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 जो कहता है, आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। आर्टिकल 15 सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के आधार पर दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि पर जो प्रवेश है उसकी समानता दी गई है। बिना जाति या किसी भी आधार पर भेदभाव के प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 16 कहता है रोजगार में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 सेज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 कहता है अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का अंत कर दिया गया है। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी इज हैव बीन डन विद आर्टिकल 17। एंड अनुच्छेद 18 ये कहता है कि उपाधियों का भी अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 says that end of titles have been also done by the government, or you can say the Constitution of India. So these are the main articles of the right to equality. Let's first talk about them again. Article 14, equality before law and equal protection of law. Okay, so आपको ये दोनों ही चीजें समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 15 says prohibition of discrimination on certain grounds. ये प्रॉपर वही लैंग्वेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। ठीक है। आर्टिकल 16 says equality of opportunity in matters of public employment. Article 17 says abolition of untouchability and prohibition of its practice. And Article 18 says abolition of titles, military and academic distinctions are however exempted. मतलब सारे टाइटल्स का तो अंत कर दिया गया है, लेकिन मिलिट्री और एकेडमी से रिलेटेड जो टाइटल्स हैं उनको अभी बाकी रखा गया है। तो ये वो भाषा है जो संविधान में दी गई थी, इसलिए आपको एक बार मेंशन कर दी गई है। अब हम फिर से शुरू करते हैं और एक बार सारे आर्टिकल्स को एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको बेटर जो है चीजें समझ में आ जाए। जैसा आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि खुद संविधान भी इसको दो भागों में बांट रहा है। पहला जो है वो है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। सीधा सा अर्थ है इसका, सीधा अर्थ है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। अब कानून के लिए आप बराबर हैं, चाहे आप किसी भी जाति के हो, चाहे धर्म के हो, कितने ही बड़े क्यों नहीं हो, आप कितने ही पहुंचे हुए व्यक्ति क्यों नहीं हो। अगर आपने कुछ गलती की है, अगर आप कल्प्रिट हो, अगर आप किसी भी प्रकार से गुनाह किया है आपने, तो कानून आपको बिल्कुल इक्वल इसके लिए पनिशमेंट देगा। वो होती है कानून के समक्ष समानता। अब दूसरा इसका एस्पेक्ट है वो है कानूनों का समान संरक्षण। कानूनों का समान संरक्षण, सीधा सा अर्थ है इसका। कानूनों का समान संरक्षण का अर्थ होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सीधी सी बात है कि अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आप सही हो और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, तो कानून आपको समान रूप से प्रोटेक्ट करेगा।
ठीक है। यहाँ आपको कानून बराबर सजा देगा अगर आप चाहे कितने भी बड़े हो लेकिन आपने कुछ गलत किया है, और यहाँ कानून आपको समान रूप से प्रोटेक्ट करेगा अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है बल्कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। तो ये चीज आराम से अब आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह बच्चे मोस्टली यही गलती करते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि जब पूछा जाता है कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा है तो वो ये कहेंगे कि विधि के समक्ष समानता या फिर कानून के समक्ष समानता, यही लिखा है। लेकिन इसके साथ जो बात लिखी है उसका अर्थ थोड़ा अलग निकलता है, इसलिए आपको दोनों ही बातों को मेंशन करना है। ठीक है। आर्टिकल 14 बहुत बार सुना होगा आपने आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 पर जो है काफी सारी मूवीज भी बन चुकी हैं और कई सारे हमारे समाज में इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो आर्टिकल 15 से रिलेट करते हैं। तो आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 का मुख्य बिंदु ये है कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारे समाज में मान्य नहीं होगा। चाहे वो भेदभाव धर्म के आधार पर किया जाए, चाहे वो भेदभाव जाति के आधार पर किया जाए, लिंग के आधार पर किया जाए, जैसा हमने उन केस स्टडीज में देखा था कि किस प्रकार से जो है एक व्यक्ति का दलित होने के नाते के वजह से उसको नीचा समझा गया, या फिर दूसरे केस में हमने देखा कि महिला होने के नाते उनके साथ भेदभाव किया गया। तो ये सब जो भेदभाव है, ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनका अबॉलिश कर दिया गया है आर्टिकल 15 के अंदर। ठीक है ना। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि इन आधारों पर कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह से किसी को भी कम या किसी को भी ज्यादा घोषित करने की कोशिश नहीं की जाएगी। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 15। अभी देखते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 को थोड़ा मैंने एनहेंस करके लिखा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज इसलिए करता है, आर्टिकल 16 अवसरों की समानता की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। तो जहां अपॉर्चुनिटीज की बात आएगी वो कहेंगे अरे सबको समान नौकरी दी जाएगी। ऐसा नहीं है। नौकरी पाने के लिए जो एफर्ट्स होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें सबको समान अवसर दिए जाएंगे। अब आप एग्जाम देके और नंबर कितने प्राप्त करते हो ये तो आपकी मेहनत, आपके बुद्धि पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो अवसर सबको समान दिए जाएंगे, ये कहता है संविधान का अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 सभी को काम के समान अवसर की बात करता है। ये सार्वजनिक रोजगार के मामलों में धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव को रोकता है। हालांकि संविधान में अपवाद भी है, वो क्या है पहले एक बार एलोबरेट कर लेते हैं कि व्हाट इज आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्क टू ऑल। इट फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, descent and place of birth or any of them matter of public employment. However, there is provision for exceptions in the constitution. अब exceptions क्या है? सबसे पहले आवासीय वरीयता जैसी अतिरिक्त योग्यताएं, एडिशनल क्वालिफिकेशन सच एज रेजिडेंशियल प्रेफरेंस में भी लेट डाउन। आवासीय योग्यता या वरीयता से आप क्या समझते हैं? कई बार कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहां आपको रहना ही पड़ेगा। आप अब इसमें लिखा है ना किन्हीं भी जन्म स्थान के आधार पर, लेकिन कई बार वो योग्यता आवश्यक हो जाती है, तो ऐसे में आवासीय योग्यता को कई बार प्रेफरेंस दे दी जाती है। फिर अनुसूचित जातियों और जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, ये भी एक तरह से एक्सेप्शन ही है। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इससे कुछ जिनको आरक्षण नहीं मिला है वो ये समझ सकते हैं कि ये तो हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन ये गलत नहीं है, ये बस उनको आगे लाने के लिए, उनको मुख्य धारा के साथ मिलाने के लिए होता है। धार्मिक संगठनों के कार्यालय समान धर्म वाले लोगों को नियुक्त करना पसंद कर सकते हैं। ऑफिसेस इन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेफर टू एम्प्लॉय पीपल विद द सेम रिलीजन, लेकिन उनको ये मनाही नहीं है कि आप धर्म के आधार पर नियुक्त करो, क्योंकि वो धार्मिक मामले ही हैं। लेख उपरोक्त मानदंडों के आधार पर भेदभाव को रोकता है, हालांकि वांछित योग्यता या दया जैसे कुछ मामलों में को नियोजित किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई कर्मचारी सरकारी नौकरी करते हुए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है।
तो ये अनुकंपा नियुक्ति जैसी जो चीजें होती है ये इस मामले में एक्सेप्शन साबित हो सकती है। अदरवाइज प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी के मामले में समान अवसर दिए जाते हैं। तो ये कहता है आर्टिकल 16। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 का एक पार्ट है, आर्टिकल 16 पार्ट 4, वो ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation, appointments or posts in favor of any backward class of citizens in which the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। सीधी सी बात है कि यदि राज्य को लगता है कि कोई वर्ग या कोई जाति या कोई विशेष कबीला या जिसको हम आदिवासी कह सकते हैं, ये सब यदि जो है पिछड़ों की सिचुएशन में आते हैं, यानी कि अगर ये पिछड़े हुए हैं, ये समाज की मुख्य धारा के साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो इनके लिए रिजर्वेशन को करने का पूरा हक राज्य को है और उस रिजर्वेशन को करने से संविधान भी नहीं रोकेगा। ठीक है ना, एक सीधी सी बात है जो आर्टिकल 16 के पार्ट 4 में दी गई है। तो ये आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 के बाद अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन कर देता है, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में कर दी गई है। अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। हालांकि अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, अब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता की प्रथा को प्रतिबंधित तो करता है, लेकिन इससे 1955 के अस्पृश्यता अधिनियम के लागू होने से बल मिलता है। इससे पहले क्योंकि अस्पृश्यता की कोई निश्चित परिभाषा संविधान में नहीं दी गई थी, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अस्पृश्यता शब्द को संविधान या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, इसीलिए 1955 के अस्पृश्यता अधिनियम में संशोधन किया गया और 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। और जो लोग किसी भी रूप में इसका पालन करते हैं उनको उल्लंघनकर्ता के रूप में माना जाता है। खास करके शिक्षण संस्थानों और स्कूलों या फिर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर अस्पृश्यता करना दंडनीय अपराध माना जाता है। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द आर्टिकल प्रोहिबिट्स द practice of untouchability. Also, it is strengthened by the coming in force of Untouchability Act of 1955. The term untouchability is not defined in either the Constitution or the Act. The Untouchability Act 1955 was amended and renamed as Protection of Civil Rights Act 1955 in the year 1976। ये मेन डेटा है जो आपको याद रखना है और जो आपको बहुत जल्दी से अवेलेबल भी नहीं होगा, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे चलते हैं। लास्ट जो दिया गया है वो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 के अंडर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 की व्याख्या में कहा गया है कि ये लेख जनता के बीच सभी खिताबों की स्वीकृति को मना करता है। पेशे और पद में अंतर करने के लिए केवल शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां जैसे कर्नल, डॉक्टर, इनकी अनुमति है। उदाहरण के लिए कोई भी नाइटहुड या लॉर्ड जैसी कोई विदेशी उपाधि जो है हमारे यहाँ सख्त वर्जित है। पहले क्या होता था? पहले राय बहादुर, सर या नाइट, इस तरह की उपाधियां दी जाती थी। तो ये उपाधियां क्या करती थी? किसी भी आदमी को आम आदमी से थोड़ा अलग बना देती थी, उनको इस तरह फील करवाती थी कि जैसे वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो ये सारी उपाधियों को, ये सारे टाइटल्स को अनुच्छेद 18 में अबॉलिश कर दिया गया है ताकि सभी नागरिकों को एक समान फील हो। इससे होता क्या है? सिर्फ वो उपाधियां बच जाती है जो आप अपने
स्किल के दम पर, आप अपनी योग्यता के दम पर प्राप्त करते हैं, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता हो, चाहे वो सैन्य योग्यता हो, चाहे खेलों में हो, इनके आधार पर आप प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज कोई अन्य उपाधि भारत सरकार प्रदान नहीं करती। तो आज हमने जाना कि क्या होता है राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 12 से हमने शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, यद्यपि जो राइट टू इक्वालिटी है वो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है, लेकिन हमारे संविधान में हमारे जो अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी लिस्ट आप साथ में बनाते चलिए ताकि आपके लिए पढ़ने में आसानी हो जाए, और इसको इसी तरह याद कीजिए क्रम के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ अधिकारों के साथ बात करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।